नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, पिछली कक्षाओं में हमने लगभग लगभग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ लिया था भाई। एक हमारा टॉपिक पेंडिंग था, मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। संगम काल के बारे में मैंने करवा दिया था। अब मैं आपको उसका अगला पार्ट करवाने वाला हूं। आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में, गंग वंश के बारे में, कदम्ब वंश के बारे में। तो जितने भी मेरे साथी हैं कॉपी पेन उठा लेना और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो राजवंश रहेगा वो पल्लव वंश रहेगा भाई। तो हम मान के चल सकते हैं भाई, दक्षिण हरियाणा का जो इतिहास है उसमें पल्लव वंश से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पल्लव का जो अर्थ होता है, पल्लव का अर्थ होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोमल लता, ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे एक पत्ता। लेकिन जब हम तमिल भाषा में इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब होता है डाकू। तो यहाँ पर विरोधाभास हमें देखने को मिलता है कि एक जगह तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, या तो इसका अर्थ क्या है कोमल लता या फिर पत्ता, लेकिन जब तमिल में इसका अर्थ हम देखते हैं तो होता है डाकू। अब हम देखेंगे इसकी राजभाषा क्या थी भाई। तो इसकी राजभाषा संस्कृत थी और इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। तो सी विष्णु के नाम से भी पता चलता है, एक प्रश्न पूछा गया कि ये किसका उपासक था, तो ये विष्णु का उपासक था। सिंह विष्णु, इसके नाम से ही ये बात निकल के आती है, यानी कि वैष्णव उपासक था। इसकी जो राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, जो तमिलनाडु में पड़ती है। तो काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है, आपसे पूछेंगे कि पल्लव वंश की राजधानी क्या है, तो पल्लव वंश की राजधानी कांची है, जो कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में। अब जो ये पल्लव वंश था भाई, इसके दरबार में एक विद्वान हुआ, संस्कृत विद्वान भारवी। और इस भारवी ने क्या किया, एक रचना की, किराता जूनियम इस नाम से एक रचना इन्होंने लिखी भाई। और इन्हीं के समय पर क्या होता था, शिव विष्णु के समय ही वराह मंदिरों का निर्माण हुआ। कहां पर, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, वो मामलपुर में हुआ था वराह मंदिरों का निर्माण। ठीक है भाई, वराह वर्ड यानी वराह अवतार विष्णु से संबंधित है, तो आप इसको इसी तरीके से जोड़ सकते हो क्योंकि ये विष्णु का उपासक था। तो वराह मंदिरों का निर्माण किससे हुआ था भाई, किसके समय हुआ था, तो सिंह विष्णु के समय हुआ, जो पल्लव वंश का एक राजा या फिर शासक था। इसके बाद हम देखेंगे भाई, इसके बाद देखने को मिलेगा भाई इस वंश के अंदर हमें महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में भाई। टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, बकायदा एक एक चीज मैंने लिख रखी है। अब ये क्या करता है भाई, ये एक नाटक की रचना करता है जिसका नाम क्या था, मत विलास प्रहसन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मत विलास प्रहसन किसका एक नाटक है, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम का है भाई। इसको याद करने का एक तरीका है, महेंद्र मत, मैं वर्ड है तो महेंद्र मत, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखेंगे इसने शिक्षा कहां से ली, रुद्राचार्य से। इसने उपाधि विचित्रचित, गुणभर और मत विलास की उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने पहले जैन धर्म को मानता था, लेकिन अरपार नामक क्या करता है, एक शैव संत, शैव यानी कि शिव का आप कह सकते हैं अनुयायी, वो क्या करता है, इसके प्रभाव में आकर ये इसको शैव धर्म को अपना लेता। कौन अपना लेता है, महेंद्र वर्मन प्रथम। और इस महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के बीच कहां पर युद्ध होता है, पुल्लुरपुर में। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है, इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुल्लुरपुर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के बीच, और किसके बीच हुआ था भाई, और पुलकेशन द्वितीय के बीच। और इसमें जीता कौन था, जीता पुलकेशन द्वितीय था। फिर इस महेंद्र वर्मन के वंश से ही एक राजा हुआ है नरसिंह वर्मन, वो क्या करता है भाई, वो फिर पुलकेशन द्वितीय से इसका महेंद्र वर्मन की हार का बदला लेता है और एक श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पुलकेशन द्वितीय को हरा देता है 642 ईस्वी में। और फिर नरसिंह वर्मन क्या करता है, वातापी कोड की क्या कर लेता है, पदवी या फिर उपाधि धारण करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार आप इतना पढ़ लीजिए कि पुल्लूर का युद्ध किसके बीच हुआ, ये हुआ भाई महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय के बीच। चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया। एक एक बिंदु हम यहां से कवर करते चलेंगे भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जिसका मैंने अभी आपको बताया था, देखो इसने कौन सी उपाधि धारण की, वातापी कोड और महामल की। हेनसांग जो था वो इसी के समय में आया था भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हेनसांग का आगमन हुआ था कांची के अंदर, क्योंकि कांची पल्लव की क्या थी, राजधानी थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर जो है एकाशम मंदिर का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम में एकाशम मंदिर, जिनको रथ मंदिर भी कहा जाता था, इनका निर्माण होता है।
और यही नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया, बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को पराजित कर वातापी कोड की उपाधि धारण की। ये बात मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता चुका हूं, ठीक है। पीपीटी के माध्यम से भी बताऊंगा जब मैं पुलकेशन द्वितीय के बारे में बताऊंगा। पुल्लूर के युद्ध का आपको बता दिया, वातापी कोड की उपाधि कैसे धारण की वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको इस बात को समझना है और एक पॉइंट टू पॉइंट इन चीजों को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ भाई, नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ राजा भाई। यहां से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। पल्लव वंश के अंदर एक नरसिंह वर्मन द्वितीय नाम का शासक भी हुआ है, ठीक है भाई, जिसने राज सिंह की उपाधि भी धारण की थी। ये वाला फैक्ट काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है भाई, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया था भाई, कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राज शैली में निर्मित करवाया। और इन मंदिरों को क्या कहा जाता है, इन मंदिरों को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। सौर मंदिर का निर्माण भी करवाया महाबलीपुरम में, इरातवेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। और इसी के समय में एक प्रख्यात लेखक दंडिन क्या हुआ करता था, इसका दरबारी हुआ करता था, जिसने 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन क्या की भाई, रचनाएं लिखी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था तथा चीन बौद्ध यात्रियों के नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। तो यहां से काफी बार प्रश्न आते हैं भाई, इसको मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूं। और खासकर जो पूछा जाता है, कौन सा फैक्ट पूछा जाता है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर वाला, ये वाला फैक्ट पूछा जाता है भाई। ये सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है भाई। समझ में आ गया यहां तक। एक पूछा जाता दंडिन वाला, यानी कि ये किस वंश में क्या था, दरबारी था, तो पल्लव वंश के दौरान। और शासक पूछ ले तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद भाई पल्लव वंश में ही नंदी वर्मन द्वितीय हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, बैकुंठ में पेरुमला मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये किसने करवाया था या किसके शासनकाल में ये हुआ था, तो नंदी वर्मन के शासनकाल में। और ये प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका समकालीन भी था। क्या था भाई, इनके समकालीन थे, तो इनका ये भी पूछ सकते हैं भाई। उसके बाद पल्लव वंश में नंदी वर्मन तृतीय हुए हैं। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था, यानी शिव को मानने वाला था भाई। उसकी राजभाषा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुनंद देवनार निवास करता था, जिसमें क्या किया भाई, भरत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की भाई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। और आपसे पूछ ले कि पल्लव वंश का अंतिम शासक के बारे में जानकारी, तो अपराजित वर्मन नाम से इसका जिक्र मिलता है। तो ये हो गया अपराजित वर्मन। तो ये थे भाई पल्लव वंश से संबंधित सारी फैक्ट। खासकर नरसिंह देव वर्मन से संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है भाई। तो वो प्रथम द्वितीय उन्हीं से प्रश्न आते हैं लगभग लगभग। तो इनको बड़े ध्यान से कर लेना, खासकर ये वाला फैक्ट, कांची के कैलाशनाथ मंदिर वाला भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, ठीक है भाई। आपसे कौन सा पूछ सकते हैं, ये वाला एकाशम मंदिर का निर्माण, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन इसमें शासक का नाम नहीं पूछते, वंश का नाम पूछते हैं, तो पल्लव वंश आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई हम। उसके बाद पल्लव वंश के दौरान कुछ ऐसी बातें थी जो परीक्षा में पूछी जाती है डायरेक्ट, वो देख लेते हैं। पल्लव कालीन कला सर्वोत्तम रूप मंदिर स्थापत्य में देखा जा सकता है, जो द्रविड़ शैली में है। चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। रथ शैली के मंदिरों का निर्माण रथ के आकार में हुआ। इनका निर्माण काष्ठ कला से प्रभावित था। ये एक शिलाखंडीय मंदिर है जो पत्थर को काटकर बनाया गया, सप्त पैगोडा के नाम से लोकप्रिय है। जो रथ मंदिरों की बात हो रही है ना, उसी के बारे में, सप्त पैगोडा के नाम से भी लोकप्रिय है। किंतु वास्तव में इनकी संख्या 8 है, क्योंकि सप्त से तो 7 बनता, लेकिन इनकी संख्या 8 है। ये रथ धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिंडारी एवं वाल्यानुकुटी है, ठीक है भाई। रथों का निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्यों से प्रभावित था। सबसे बड़ा जो रथ था धर्मराज रथ, और सबसे छोटा द्रौपदी रथ था भाई। तो ये एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा पल्लव वंश क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। क्या होता है हमारा पल्लव वंश, कंप्लीट होता है भाई। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बादामी के चालुक्य। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, बादामी के चालुक्यों के बारे में। तो बादामी के चालुक्य, बादामी यानी कि इसका जो प्राचीन नाम क्या था भाई, वातापी, ये नोट कर लेना। और यही क्या बनती है भाई, यही चालुक्य वंश के राजाओं की क्या बनती है, क्या बनती है भाई, राजधानी बनती है। चालुक्य वंश के जो राजाओं को
तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रश्न आता है तो चालुक्य राजाओं का प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, तो आपको ज्ञात होना चाहिए इसकी जो राजधानी थी वो वातापी, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, बादामी। ठीक है भाई। अब देखिएगा, चालुक्यों ने उत्तरी कर्नाटक पर शासन स्थापित कर लिया, जिसकी राजधानी क्या थी, वातापी, वर्तमान में बादामी हो गया, बीजापुर जिले में, तो कर्नाटक में है। संस्थापक इसका क्या माना जाता है, पुलकेशन प्रथम को इसका क्या माना जाता है, संस्थापक मानते हैं भाई। बादामी के निकट पर्वत पर एक शक्तिशाली दुर्ग बना दिया और एक विस्तारवादी गतिविधियों को प्रारंभ किया। इसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम ने पूर्ण पराक्रम, सत्ताश्रय आदि उपाधियां धारण की। तो ये क्या था भाई, जिसका संस्थापक पुलकेशन फर्स्ट था। इनको लेकर वाद विवाद होते रहते हैं भाई, कुछ विद्वान किसी और को प्रथम मानते हैं, कुछ किसी और को मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठा पाते हैं तो मुझे यही करेक्ट लगता है, पुलकेशन फर्स्ट। उसके बाद देखेंगे भाई नेक्स्ट क्या है, पुलकेशन द्वितीय। तो पुलकेशन द्वितीय क्या था भाई, बादामी का जो चालुक्य वंश था भाई, एक प्रकार से कह सकते हैं उसका सबसे प्रतापी और महान शासक था। कौन था भाई, सबसे प्रतापी और महान शासक। और ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सारे अभिलेखों के अंदर, जैसे एहोल अभिलेख है उसमें भी इसकी जीत का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा जो चालुक्य वंश का विस्तार हुआ था वो इसी पुलकेशन द्वितीय के समय पर हुआ था। देखेंगे यहाँ पर बादामी चालुक्य वंश का महान शासक था, जिसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज एवं दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य क्षेत्र का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। इसने दक्षिण कर्नाटक के गंग, कदम्ब और अलूपों को अपने अधीन कर लिया, अतः कन्नड़ भाषी संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अंतर्गत ले आया। ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी महान शासक था। इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है एहोल अभिलेख से। तो एहोल अभिलेख के बारे में बताऊंगा, जिसमें कालिदास के बारे में भी बताया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के विषय में जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख देता भाई, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि रवि कृति ने की थी। किसने की थी बेटा, रवि कृति ने इसकी रचना की थी भाई। ठीक है। बादामी यानी कि बादामी और वातापी समझ गए होंगे भाई, दोनों एक ही बात है। चालुक्य पुलकेशन द्वितीय ने उत्तर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, ये क्या करता है, जो कन्नौज का राजा होता था हर्षवर्धन, उसको ये पराजित कर देता है। और इसका एक युद्ध होता है भाई नर्मदा नदी के तट पर, और एचएसएससी के अनुसार माना जाता है वो युद्ध होता है 634 से 35 ईस्वी में। बहुत सारे विद्वान इसकी अलग अलग डेट देते हैं भाई, लेकिन एचएसएससी में प्रश्न पूछा गया तो 634-35 ईस्वी का राइट माना गया था। पुलकेशन द्वितीय और किसके बीच युद्ध हुआ, हर्षवर्धन के बीच। तो हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था, हर्षवर्धन को हराने वाला जो राजा था वो पुलकेशन द्वितीय था। ठीक है। ये क्या करता है, हर्षवर्धन को हराता है, कहां पर हराता है, नर्मदा नदी के तट पर। और कब, 634-35 ईस्वी में भाई। ठीक है। और उसके बाद ये कौन सी उपाधि धारण करता है, परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। आपसे पूछा जा सकता है तो किस उपाधि को धारण करता है, परमेश्वर की भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर। एहोल अभिलेख में कालिदास का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो हर्षवर्धन को हराने वाला राजा कौन था, हर्षवर्धन को हराने वाला राजा था पुलकेशन द्वितीय, जो किस वंश से संबंधित था। अगर चालुक्य ऑप्शन में है तो चालुक्य वंश, नहीं तो वातापी के चालुक्य वंश, नहीं तो फिर बादामी के चालुक्य वंश, तीनों में से एक मिल जाएगा। समझ में आ गया भाई। उसके बाद पुलकेशन, ये बात मैं लिख भी दे देता हूं यहां पर। ठीक है। आगे देखिएगा भाई नेक्स्ट, पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया भाई, वेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश का जो स्थान था उसको भी जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया भाई। और विष्णुवर्धन फिर क्या करता है, आगे चलकर वेंगी चालुक्य वंश की क्या करता है, नींव रखता है। और इसकी पत्नी थी आयना। ठीक है भाई। उसकी पत्नी जो आयना है वो क्या करती है, विजयवाड़ा के अंदर जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाती है। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए आप, पुलकेशन द्वितीय क्या करता है, वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई को सौंप देता है, विष्णुवर्धन को। तो विष्णुवर्धन क्या माना जाता है, वेंगी चालुक्य वंश का क्या माना जाता है, एक प्रकार से इसका संस्थापक या फिर नींव करने वाला माना जाता, नींव रखने वाला। इस विष्णुवर्धन की पत्नी थी, उसके बारे में भी बताऊंगा। वेंगी की राजधानी वेंगी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया भाई, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेंगी वंश या कहा गया, वेंगी चालुक्य वंश कहा गया।
चीजें क्लियर भाई। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद मिलते थे, ये नोट कर लेना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखते हैं भाई, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया। ये बात हमने पता थी भाई, पिछली पल्लव वंश के बारे में जब मैंने बताया तब भी आपको बता दिया था पुल्लूर के युद्ध के बारे में। तो ये इसको हरा देता है। अब क्या होता है, महेंद्र वर्मन का जो उत्तराधिकारी होता है या फिर उसका बेटा होता है, वंशज होता है, कुछ भी मान लो आप, वो क्या कर देता है भाई, उसके मन में ठीस बैठ जाती। तो वो क्या करता है, श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। तो इस प्रकार से आगे चीजें बढ़ती रहेंगी भाई, आपस में देखिएगा। यहीं से क्या हो जाता भाई, जैसे महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है, पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीत जाता है, तो पल्लवों और चालुक्यों के बीच क्या हो जाता है, युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसका बदला महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया, जो पल्लव वंश का क्या था, पल्लव वंश का प्रतापी शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित कर दिया और उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया और एक उपाधि धारण की, वातापी कोड। ठीक है भाई, वातापी कोड का मतलब वातापी को जीतने वाला, हम ये कह सकते हैं उसका राजा। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। अब क्या होता भाई, जो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र होता विक्रमादित्य, अब वो क्या करता है भाई, दोबारा से बादामी पर अधिकार कर लेता है। और फिर ये इस प्रकार से चीजें चलती रहती हैं भाई। विक्रमादित्य के महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी विन्यादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है भाई, विक्रमादित्य द्वितीय हुए। विन्यादित्य ने पल्लवों से युद्ध करने के लिए अतिरिक्त उत्तर भारत पर सफल आक्रमण किए, जबकि विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन को परास्त करने में सफलता पाई। तो यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट सा ऐसा प्रश्न बनता नहीं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है भाई, कीर्तिवर्मन, यह बादामी के चालुक्यों का क्या था, अंतिम शासक हुआ। कीर्तिवर्मन द्वितीय जो अंतिम शासक था बादामी के चालुक्यों का भाई, इसको कौन हराता है, दंती दुर्ग हरा देता है और राष्ट्रकूट वंश की क्या करता है, नींव रखता है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एक बात मैंने लिख दी, कौन हराता है दंती दुर्ग, किसको, कीर्तिवर्मन द्वितीय को, और किसकी नींव रखता है, राष्ट्रकूट वंश की। अब जो वेंगी के चालुक्य थे भाई, मैंने आपको बताया, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को क्या कर देता है, वेंगी राज्य को जीतता है और इसको दे देता है। तो वेंगी के चालुक्य में नींव किसने डाली भाई, ये पूछा जाता है, तो विष्णुवर्धन ने। इसकी पत्नी का नाम क्या था, आयना महादेवी, जो क्या करती है, विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाती है। और इनकी जो राजधानी होती है वेंगी की, वो क्या होती है, वेंगी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेंगी के चालुक्य कहा गया। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य देखेंगे भाई, तो कल्याणी के चालुक्य में ये टाइम पीरियड है सभी का भाई। ठीक है, ये राजा रहे हैं, यहाँ पर शासक रहे हैं, तो सबके बारे में दिया। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक के रूप में तलैप द्वितीय का विवरण हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कृक द्वितीय को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत इसकी राजधानी थी भाई, किसकी, तलैप द्वितीय की। इसके बाद देखेंगे सत्यासरय के बारे में भाई। सत्यासरय के बारे में देखेंगे, चोल शासक राजा राजराज प्रथम को पराजित किया, कन्नड़ कवि गदायुद्ध को संरक्षण दिया, इसका गुरु विमल चंद्र जैन था जो विद्वान था। फिर सोमेश्वर प्रथम के बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, तो इनके बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। इसने क्या किया, मान्यखेत से जो इसकी राजधानी थी वो कल्याणी में दोबारा से स्थानांतरित कर दी भाई। ठीक है, उसके बाद में कल्याणी के चालुक्यों के बारे में हम सोमेश्वर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, इसका टाइम पीरियड ये रहा। फिर विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में पढ़ेंगे भाई, ये इस वंश का सबसे महान शासक था। इसके राजकवि विल्हड़ थे, विल्हड़ या फिर विल्हन, जिसने क्या किया, विक्रमांक देवचरित की रचना की, एवं विघ्नाश्वर ने क्या किया, मिताक्षरा की रचना की भाई। ये दो इसके समय में विद्वान थे भाई, मिताक्षरा की रचना की। अंतिम शासक सोमेश्वर षष्ठ था भाई, ये आपसे पूछ सकते हैं कौन था अंतिम शासक, सोमेश्वर षष्ठ। अब जो कल्याणी के चालुक्य है, इनके बारे में जानकारी अभिलेख और साहित्यों से मिलती है। तो वो कौन कौन से अभिलेख और साहित्य हैं, नोट कर लो भाई। ये सारे के सारे ग्रंथ दे रखे हैं, साहित्य हैं वो अभिलेख हैं। गदायुद्ध ग्रंथ किसने लिखा, कन्नड़ कवि रन्ना ने। मिताक्षरा ग्रंथ किसने लिखा, विज्ञानेश्वर ने। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसने लिखा, मेरुतुंग ने। विक्रमांक देवचरित ग्रंथ किसने लिखा, कवि विल्हड़ ने। और मान सोलार किसने लिखा, सोमेश्वर तृतीय ने। और ये सारे क्या थे, अभिलेख, जिससे किसकी जानकारी मिलती है, कल्याणी के चालुक्यों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, कल्याणी के चालुक्य। चीजें क्लियर भाई।
इससे आगे देखते हैं कदम्ब राजवंश। भाई कदम्ब राजवंश का जो संस्थापक था म्यूर शर्मन था भाई, ठीक है, जिसने क्या किए थे 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है भाई, इसका क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक था। आगे चलकर पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्ब को पराजित कर दिया, ये बात तो पहले ही बताई जा चुकी है भाई। ठीक है, तो ये सारी इसने अपनी राजधानी वजयंती को बनाया था भाई। तो आपसे पूछ सकते हैं कदम्बों की राजधानी वजयंती या फिर बनवासी थी भाई। ठीक है, इन शासकों की वंशावली हमें तालगुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होती है। उसके बाद गंग राजवंश के बारे में थोड़ा देखेंगे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा रहा हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई। आपसे पूछेंगे कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस गंग शासक ने करवाया। या तो गंग शासक ऑप्शन में मिलेगा या फिर सिर्फ शासक का नाम भाई। तो नरसिंह देव ने क्या किया था, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। गंग वंश के ही शासक अनंत वर्मन ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया। और गंग वंश से ही उड़ीसा में शासन करने वाले केसरी शासकों ने भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। ये सारे के सारे जो फैक्ट मैं करवा रहा हूं, आप किसी न किसी परीक्षा में जरूर देख लोगे भाई। ये ऐसे फैक्ट है। ठीक है भाई, आप नोट कर लेना। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर अनंत वर्मन, और लिंगराज मंदिर भाई ये केसरी शासकों द्वारा बनवाया गया। चलो अब भाई पीवाईक्यू लगाते हैं। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई चालुक्यों की राजधानी क्या थी। तो सबको ज्ञात है भाई चालुक्यों की राजधानी क्या थी, वातापी, बादामी। नो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो मेरे को बताओ भाई दंडिन किस में हुआ है। मैंने शुरुआत में क्या बताया था, पल्लव वंश के बारे में बताया था। तो फिर बताओ भाई पल्लव वंश में, ये देखो पल्लव वंश के दौरान नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में कौन हुआ, दंडिन हुआ, जिसने क्या किया 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन लिखा। तो यही बात तो पूछी गई है, किसके समय में हुआ, वंश पूछ लिया। तो वंश क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा हमारा पल्लव। नेक्स्ट भाई, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है। मैंने आपको तभी बता दिया था मत से महेंद्र, ये नोट कर लेना भाई। तो क्या हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो आपको ज्ञात ही होगा, एहोल अभिलेख में भी जानकारी मिलती है। वैसे भी मैंने आपको बताया कितने सारे युद्ध जीते। तो कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। इसी के समय में चालुक्य वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। तो इसका मतलब राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी। ठीक है भाई, ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो किसकी थी भाई, फटाफट से बताइएगा। ये देखो भाई, आपको बताया था मैंने, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास को ध्यान से देखते रहो तो दिक्कत आएगी नहीं। नरसिंह वर्मन द्वितीय क्या थी, राजा सिंह। यही बात तो पूछी गई है भाई। तो क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न भाई, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर जिसमें आंतरिक दीवारों में चित्रों के साथ मूर्ति कला है का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था, अभी तो बताया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था भाई। उसी स्लाइड पे से ये देख लो प्रश्न आते हैं, कितने सारे सारे पीवाईक्यू है भाई। उसके बाद देखेंगे, चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल का चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण बताया है। तो चीनी यात्री इनमें से कौन था, हेनसांग था जो इस समय आया था भाई। तो हेनसांग ने बताया है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ये बात हमारी अभी डिस्कस हुई थी भाई। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गंग शासक था, क्या नाम था उसका, नरसिंह देव प्रथम भाई। तो ये हो गया बी। तो ये थी भाई आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कम से कम टाइम में मैंने आपको करवाया। ये था दक्षिण भारत का इतिहास भाई, दक्षिण भारत का इतिहास पार्ट 2। ठीक है भाई, पहले में मैंने क्या करवाया था, पार्ट 1 में, पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या करवाया, संगम काल करवा दिया मैंने आपको। ठीक है भाई, 3 तमिल संगीतियों के बारे में बता दिया। पार्ट 2 में मैंने क्या करवाया आपको, पार्ट 2 में मैंने आपको करवाया पल्लव, चालुक्य,
कदम्ब और गंग। और पार्ट 3 में हम क्या करेंगे भाई? पार्ट 3 में हम करेंगे राष्ट्रकूट, चोल, इसके बारे में भाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा पेंडिंग है, ये मैं आपको अगली कक्षा में करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास लगभग हो जाएगा कवर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ भाई जिस भी साथी को, ठीक है भाई, स्पेशल तैयारी करनी है तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, उन प्लेलिस्ट को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका 50% जीके का पोर्शन यहीं से कवर हो जाएगा। और मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत बड़ी बात है, इतना जरूर कहूंगा किसी भी पेड बैच से कंपेयर कर लेना। जितना मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, जो भी आपको पढ़ाया गया होगा उससे 2 से 4% ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस भी साथी को हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो मैसेज कर देना भाई। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।